कैसे हैं सब लोग। तो ये है क्लास 9th की पहली क्लास फॉर एसएसटी एंड इसमें हम करने वाले हैं सिविक्स के 20 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू 1 मार्कर। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितनी तैयारी हो गई है, डर लग रहा है एग्जाम्स के लिए, क्या पढ़ना चाहोगे, सब कुछ। क्योंकि ये हमारी क्लास है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मुझे आप लोगों के बारे में पता हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस क्लास को। 20 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू फॉर सिविक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, इस सेशन को। और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग क्या पढ़ोगे आगे, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग सेशन लेकर आऊँ। ठीक है, और ये बताना कि ये सेशन भी कैसा लगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर उसके बाद एक ऑप्शन लगाना है। ये आपको पता है, बिना पढ़े कुछ मत कराना। सबसे पहले द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। The executive is directly accountable to the legislature. The legislature has no control over the executive. इसमें एक सिंपल सी बात है, ये पॉइंट, द लेजिस्लेचर हैज नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ये तो हो ही नहीं सकता है। जो लोग लॉ बना रहे हैं और जो उसको अप्लाई कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको कट करो। ठीक है, इस पे आ जाओ। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट नहीं होता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी होती है, लाइक इन यूएसए, वहां पे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो ये भी नहीं होगा, कैंसल। सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, कह सकते हैं, हम लोग वोट भी करते हैं, बट जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू पिक प्राइम मिनिस्टर। लेकिन थर्ड है, द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये सबसे ज्यादा मेन फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। दो सेकंड भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जो मेन फीचर पूछा है, प्राइमरी फीचर पूछा है, इसीलिए हम लोग वी आर डूइंग द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। हर क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करके आना है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सबसे पहले जो आपकी सिविक्स की बुक है, उसके साइड में जितने भी बॉक्सेस हैं, बच्चा आपको बहुत अच्छे से करने हैं वो बॉक्सेस, क्योंकि उन्हीं बॉक्सेस में से डायरेक्ट आपका जो स्कूल के टीचर्स हैं वो क्वेश्चन बनाएंगे। और 9th क्लास में हो, इसलिए थोड़ा स्कूल के टीचर्स से बना के रखना, ताकि वो आपको अच्छे नंबर भी दे पाएँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आती है तो पढ़ लो सारे के सारे। ए ऑप्शन कहता है ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बी है अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टिंग द रूलिंग गवर्नमेंट। द प्लेस वेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड, अ सिस्टम यूज्ड टू कंडक्ट द वोट्स इन एन इलेक्शन। वीडियो करो पॉज और फिर बताओ कि क्या आंसर होगा, तब तक मैं आपको समझाती हूँ। सारे क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके आंसर देना, ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर पाओ। ठीक है, तो इसमें देखो, सिस्टम यूज्ड टू काउंट द वोट्स इन एन इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। वोट जो काउंट होते हैं जब ईवीएम में कास्ट होते हैं, तब काउंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। प्लेस वेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड, नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी ये नहीं होती है कि कोई प्लेस है। थर्ड, बी ऑप्शन, अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टिंग द रूलिंग गवर्नमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई सेंस ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि मैं अगर राजस्थान से हूँ, राजस्थान, तो वहां पे भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एग्जाम्पल हो गया अजमेर, ये मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रही हूँ, और आपके सबके स्टेट्स में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, 5 मार्कर भी आता है, सो राइट इट एज अ ज्योग्राफिकल एरिया। दिस इज अ कीवर्ड, अ ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच इज which year did the constituent assembly of India start drafting the constitution? ठीक है, who is the architect of the Indian constitution? B.R. Ambedkar। ठीक है, he is a law maker also। ठीक है, लॉयर थे वो। 1947 में ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है। देयर वर 7 मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, जैसे कि सर सैयद अहमदुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, BL मित्तर, ये सब जो लोग थे, देयर वर 7 मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिन्होंने मेजर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। देखो,
आपकी बुक में जितना भी लिखा है वो तो लिख कर आना ही है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट्स क्लास में बताए जाते हैं, जैसे कि अंबेडकर जी के अलावा और कौन लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये आप अपनी एनसीईआरटी के साइड में बस एक पॉइंट लिखाओ। इतने में आप जब अपने आंसर्स में ये लिखोगे ना कि यार इस बच्चे को तो ये भी पता है कि मेंबर्स कौन से थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो आपको ज़्यादा पता होगा, तो ऑब्वियसली इफ़ यू विल हाईलाइट इट, टीचर विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स कि इसने सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, इसने और चीज़ों का भी ध्यान रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखना अपनी एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ड्यूरिंग द क्लास बताए जाते हैं। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ पीछे हो गया, एक सेकेंड। थर्ड फोर्थ, व्हाट डज द टर्म अपार्थीड रेफर्स टू? ये बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे आपको अपार्थीड से नेल्सन मंडेला जी याद आ जाने चाहिए। अपार्थीड क्या था? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली? बिल्कुल नहीं, इक्वली तो था ही नहीं, चांस ही नहीं है कोई। अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यस, बेस्ड ऑन रेस पर्टिकुलरली इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, आपको पता है कि अपार्थीड का मतलब ये होता है, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की नीड ही नहीं है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ अमेंडमेंट के बारे में। जैसे प्रीएम्बल है, ठीक है, आपके सिलेबस में वो है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। आप आओगे तो आप 10th क्लास में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे, पर अभी हम सिर्फ प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। प्रीएम्बल में जो वर्ड है, जैसे कि सोशलिस्ट है, ठीक है, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसमें ये वर्ड नहीं था, ठीक है, तो विच इज़ आई थिंक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये बहुत हायर लेवल की चीज़ हो गई है। मैं बस आपको समझाना चाह रही हूँ कि उसके थ्रू अमेंडमेंट में ये वर्ड ऐड हुआ है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मल चेंज और एडिशन। यस, मान लो कोई चीज़ है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पहले फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन के बारे में नहीं बताया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन चाहिए, पहले नहीं था ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, विच वाज आई थिंक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, उससे एजुकेशन के बारे में बताया। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर्मल चेंज और एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्पररी नहीं होगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, नो, ठीक है, तो इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट इसको जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या मोनार्की? मोनार्की तो सबसे बेकार है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ इंडिया, हो सकता है। फॉर्म एन अलायंस विद फॉरेन कंट्री, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू क्रिएट लॉज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ये हो सकता है, बिल्कुल, ये सही बात है कि हम इकोनॉमिक गोल्स बनाना चाहते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो इंडिया में, ठीक है, ये है। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द प्रेसिडेंट। जहां पे ओनली वर्ड आ जाए ना, हर क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लगता है कि ओनली वर्ड बहुत आ रहा है, उसको वापस पढ़ो। ओनली और ये जैसे आउटलैंडर स्टेटमेंट होते हैं ना, जो ऐसे क्रूड स्टेटमेंट होते हैं, वो हमेशा गलत होते हैं। मैंने जिन एग्जाम्स की तैयारी करी है उसमें हमेशा, मतलब 99% ऑफ द टाइम जिस वर्ड के आगे ओनली है ना, वो गलत है, ठीक है, तो ये याद रखना। ओनली तो हो ही नहीं सकता, प्रेसिडेंट सिर्फ होते भी नहीं है। इट इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, येस। हैज़ अ सिंगल हाउस, बिल्कुल नहीं। लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रेरी भी हैं। कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे एक नाम देके आप नहीं कह सकते कि ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा? इट इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यस। लोकसभा एंड राज्यसभा 2 हाउसेज आर देयर। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट डज द टर्म डेमोक्रेसी मीन? बहुत ईजी है ये, क्यों पढ़ रही हूँ मैं? किंग और क्वीन मोनार्क में होता है, नहीं। रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यस। किसने दिया था ये? लिंकन, अब्राहम लिंकन जी हैं, उन्होंने दिया था रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बाय मिलिट्री पावर, नहीं, जो मिलिट्री पावर का होता है वहां पे तो कूप लग जाएगा, मिलिट्री कूप। बाय अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोग, हम जैसे कॉमन पीपल शासन करें, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, यस, पार्लियामेंट, बिल्कुल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा मेजरली, इसमें भी अगर आप आगे जाके एक्सप्लोर करोगे तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टाइप्स के बिल होते हैं।
मनी बिल जो होता है, जो पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, वो पार्लियामेंट में लोकसभा बनाती है, और राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर तो नहीं होती है, बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इसीलिए द पार्लियामेंट हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट अकेले नहीं बना सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं बना सकते हैं बिल्कुल भी। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब मैं ये बना रही थी ना ये वाला आपके लिए क्वेश्चन, तो इसके आंसर में मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि यार ये सही है क्या, बट ठीक है, इसको हम करते हैं डिस्कस। दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। दे इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। दे प्रोवाइड बेसिक फ्रीडम एंड राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। दे इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक चीज की सुप्रीमेसी बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन इन तीनों में मैं कंफ्यूज थी क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और तीनों ही मेरे को लगा कि उससे मैच कर रहे हैं। लेकिन हमें बहुत सिंपल डेफिनेशन पे जाना है कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब है दे प्रोवाइड बेसिक फ्रीडम एंड राइट्स, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, लैंग्वेजेस प्रोटेक्ट करना, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बेसिक राइट्स की बात करती हैं। सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आ सकता। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो इंश्योर करता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसकी बात करते हैं? दे टॉक अबाउट पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं हमारे, वो फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डज द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? ऑल सिटीजन्स मस्ट वोट इन इलेक्शंस, ठीक है। ओनली लिटरेट सिटीजन, ओनली आ गया तो गलत। एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर, ठीक है। ओनली सिटीजन ऑफ हायर इनकम ग्रुप, ओनली आ गया, मैं फिर से गलत मार रही हूँ, सिर्फ क्रूड स्टेटमेंट नहीं होता कभी भी आंसर। इन दोनों में देखो, ऑल सिटीजन मस्ट वोट, ठीक है। ऑल सिटीजन में तो आप भी आ गए हो जो बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं, ठीक है, तो फिर ऑल सिटीजन नहीं हो सकता। एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18, ठीक है, 18 साल से ऊपर के लोग ही कर सकते हैं। पहले आपको याद हो इसकी एज थी 21, अब एक अमेंडमेंट से फिर से एक अमेंडमेंट हुआ, 61 अमेंडमेंट से इसकी एज 18 कर दी गई है, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मतलब भी समझ में आ गया कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। पहले 18 थी, फिर पहले 21 थी, अब 18 कर दी। किससे करी? अमेंडमेंट के थ्रू करी। 12th, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ऐसे जो भी बड़ी बॉडीज होती हैं, जैसे कि यूपीएससी भी है, उनके हेड को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सीजेआई को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये आप आगे अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स में चीज़ें पढ़ोगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? इंडिया में कौन सी, इंडिया में क्या है बताओ? इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, एंड प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। याद रखना, प्रेसिडेंशियल में जो होता है वो प्रेसिडेंट ही स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट का हेड होता है, लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री में बात करते हैं तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अलाउज इंडिविजुअल टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट? 1 मार्कर में ये भी बन सकता है कि 3P बताओ। 3P ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में वो कहता है कि आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपोगेट कर सकते हो। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये बात होती है। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 3Ps, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट? ठीक है, ये चारों ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, पर मैं आपको बता दूं, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होएगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट की बात आती है, अगर कब इफेक्ट में आया, सो इट इज ऑलवेज
26 जैन 1950, 26 नवंबर 1949 को ऑब्जर्व हुआ था पर इफेक्ट में नहीं आया था, लागू हुआ था 26 जैन 1950। हम यहाँ पे रिपब्लिक डे भी कमेंसमेंट यहीं से हुई थी, इसलिए इसको रिपब्लिक डे के तौर पे भी मनाते हैं। पर ड्राफ्ट जो है उसका कंप्लीट प्रोसीजर केम इनटू इफेक्ट और केम इनटू बीइंग में फ़र्क है, वो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, प्लीज़ आप ये मिस्टेक मत करना, इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने कौन से चैलेंज फेस किए थे? पढ़ते हैं ऑप्शन। डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, डीलिंग विद सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, गिविंग फुल सोवरेनिटी टू द स्टेट्स। सी ऑप्शन पे आओ, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। हम तो यही चाहते थे कि कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस ना हो, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना हो, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, काटो इसको। गिविंग फुल सोवरेनिटी टू द स्टेट, इंडिया में फेडरलिज्म है, किसी एक चीज को फुल सोवरेनिटी नहीं मिल सकती है, तो ये भी काटो, चांस ही नहीं है। डिफाइनिंग द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है, वो तो क्लियर है। चैलेंज की बात हो रही है, इसीलिए आएगा डीलिंग विद द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, क्योंकि इंडिया में इतने प्रकार के लोग हैं, इतने प्रकार के धर्म हैं, जातियां हैं, स्टेट्स हैं, कि इतनी इनइक्वालिटीज थी, इतनी डाइवर्सिटी थी कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो सबकी नीड्स पूरी कर सके, आपकी भी पूरी कर सके और मेरी भी नीड्स पूरी कर सके। ये एक चैलेंज था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 17, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया? ये हमने शायद पहले पढ़ लिया है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट? जब भी आपके एग्जाम में 5 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर जैसा भी क्वेश्चन आए, डेमोक्रेसी पे, गवर्नमेंट पे, ये कीवर्ड जरूर यूज करके आने, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ऐसे कीवर्ड्स, ये एमसीक्यू से सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, यहाँ से आप कीवर्ड्स लेके जाओ जो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में साइड में लिखो कि हाँ जब एग्जाम आएगा तो मुझे ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट का फीचर, गवर्नमेंट वर्क्स विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस, बिल्कुल नहीं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से कोई भी कहेगा ना, पंगा करेगा तो एक उस पर बोलेगा कि ऐसा मत करो, तो चेक्स एंड, ये तो हो ही नहीं सकता। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, हो सकता है। द गवर्नमेंट इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट फ्री है, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज नो नीड फॉर पब्लिक ओपिनियन, नहीं, इलेक्शंस का मतलब ही यही है कि पब्लिक ओपिनियन तो गवर्नमेंट को चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन अकाउंटेबल गवर्नमेंट पूछा है, इसीलिए अकाउंटेबल का मतलब ही ये होता है कि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, सरकार हमारी सुन रही है, हम सरकार को अपॉइंट कर रहे हैं, तो अकाउंटेबल का मतलब ही यही है, इसीलिए सेकंड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया? इसमें कौन सा प्रियम्बल के पार्ट है, कौन से वर्ड्स हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, हाँ शायद मुझे तो याद आ रहा है ये है। सेकंड, मोनार्की, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड अच्छा है, ये वर्ड अच्छा है, ये वर्ड अच्छा है, ये वर्ड अच्छा है, हो सकता है। पर क्या हमारे प्रियम्बल में मोनार्की हो सकती है? मोनार्की का मतलब होता है किंग और क्वीन का रूल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हम इलेक्ट कर रहे हैं मोदी जी को, तो ये मोनार्की तो हो ही नहीं सकता, बी काटो। सोवरेन, सोशलिस्ट, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, अगर आपने प्रियम्बल याद करा है तो प्रियम्बल में कहीं भी यूनाइटेड वर्ड नहीं आता है, ये भी काटो। सोवरेन, मोनार्की, मोनार्की आते ही गलत हो गया, नहीं मोनार्की तो नहीं है। बचा क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। किसी को प्रियम्बल याद नहीं है तो प्रियम्बल याद करें, थोड़ा सा देखें, अगर प्रियम्बल पे क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसका इंट्रोडक्शन शुरू ही ऐसे करते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टेट्स, आपका जो टीचर है वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, वो कहेगा बच्चे ने इंट्रोडक्शन ही इतना अच्छा लिखा है तो आगे क्या ही जाना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया अच्छे अच्छे प्रियम्बल से वर्ड्स उठा के जरूर लिख के आना, ठीक है। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज द होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द पोजीशन ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया? ये आप पढ़ो, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना कि इसका क्या जवाब होने वाला है।
तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स के क्वेश्चन। आप मुझे बताओ कि अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, कौन सी मैं सीरीज लाऊं, जिसमें कौन सा सब्जेक्ट लाऊं जिसके आपको 1 मार्कर करने हैं इंपॉर्टेंट। सो आई विल ब्रिंग दैट टू यू। तो इसको खत्म करते हैं, हो गया है। और ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है सबको, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है, सब बताओ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय।